अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है, जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स को पढ़ते हैं, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और वो कौन से सिक्रीशंस को सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके डायग्नोसिस, अगर उनका कोई और उनके स्पेसिफिक सिक्रीशन जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उन सब और इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज हैं, एसोसिएटेड डिसीज और डिसऑर्डर्स, उन सब को हम किस में पढ़ते हैं, उन सब को हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, केमिस्ट्री, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स with the cell of endocrine glands and tissue that secrete them। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स की स्टडी को हम बेसिकली बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ये आपको पिक्चर यहाँ पर शो की हुई है जो आपको बता रही है कि आपके कौन कौन से ग्लैंड्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखें कि आपका हाइपोथैलेमस है, उसी के साथ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, फिर पीनियल ग्लैंड है, पैराथायरॉयड जो आपके नेक में प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और उसके साथ ही आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब थाइमस आ जाता है जो कि आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। देन आपका एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है जो कि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपका पैंक्रियाज आता है, वो भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। और फीमेल्स में हम देखें तो फीमेल्स में आपकी ओवरीज आ जाती हैं, और मेल्स में देखें तो आपके टेस्टिकल्स आ जाते हैं जो कि आपके बेसिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये सब्सटेंसेस हैं जो कि आपकी बॉडी सिक्रीट करती है। तो बेसिकली ये सिक्रीट करती है आपकी बॉडी, और उसके बाद ये एंटर कर जाते हैं आपके ब्लड में, और ब्लड फ्लूइड से या बॉडी फ्लूइड से ये अपनी साइट ऑफ सिक्रीशन से फॉर अवे मूव करते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर अपना फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। इनकी वैसे दो टाइप्स होती हैं, एक लोकल हार्मोन्स होते हैं, एक बेसिकली आपके जर्नल हार्मोन्स होते हैं। लोकल हार्मोन्स जो होते हैं उसी साइड पे प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो आपके जर्नल हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट लोकेशंस पर जाते हैं और वहां जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये वहां जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और देन ये अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्ले करते हैं। फंक्शंस अब इसके क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं ना कि जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर साइट्स पे बाइंड करते हैं तो कोई भी चैनल्स को ओपन या क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली उन चैनल्स के थ्रू जिस केमिकल्स ने मूव करना होता है उनके ट्रांसपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये की रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसके अलावा रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, और डिलीवरीज में इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हैं। कुछ हार्मोन्स जो है आपके मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी बैलेंस में भी रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर उसके बाद आपको बताया हुआ है लोकल हार्मोन्स का और जनरल हार्मोन्स का। तो लोकल हार्मोन्स आपके स्पेसिफिक लोकल स्पेसिफाइड लोकल इफेक्ट देते हैं जिनमें एसिटाइलकोलिन, सेक्रेटिनिन, उसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन आ जाते हैं। जनरल हार्मोन्स आपके जो पॉइंट ऑफ सिक्रीशन होता है उससे फॉर अवे मूव करते हैं और वहां जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें आपके थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक पिक्चर बनी है जो कि आपकी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर नर्व इनके साथ कनेक्टेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी फोसा है, और आपका स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इसने कनेक्ट किया हुआ है आपके हाइपोथैलेमस को आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन, कि जिस एरिया से ये रिलीज होते हैं उस बेसिस पे इनकी
क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है और उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी को देख लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इनमें सबसे पहले आपका आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रोफिन बोलते हैं। ये आपका रिलीज होता है, इसका डिफरेंट जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म पे भी रोल प्ले करता है, एज वेल एज आपकी बोन सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये आपका जो है रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और जाता है आपके थायराइड ग्लैंड पे और वहां से उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ये स्ट्रेस हार्मोन है, इमरजेंसी कंडीशन में यूजुअली आपका रिलीज होता है और जाकर ये एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पे, जो कि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है और वहां से फिर ये डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है। देन आपका फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो है ये आपकी ओवरीज पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और प्रोलैक्टिन जो है वो बेसिकली आपकी मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वो वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसका क्या है, ये बेसिकली आपकी किडनीज पर काम करता है और जो हमने यूरिनरी ट्रैक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड यूरिन के बैलेंस के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका यूट्रस पे भी एक्ट करता है, आपकी मेमोरी ग्लैंड्स पर भी एक्ट करता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद आ जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन आते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कॉर्टिसोल्स और जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें आपके एड्रीनल एंड्रोजन्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एड्रीनल मेड्यूला। जो मेड्यूला है वो आपका एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जिसे हम एड्रीनालिन या नोर एड्रीनालिन भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी यहाँ पर पैंक्रियाटिक सेल्स बने हुए हैं जिनमें आपके हमने पैंक्रियाज में डिस्कस किया था कि पैंक्रियाज जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एज वेल एज आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो बेसिकली जो इसके अगर हम एंडोक्राइन फंक्शंस को देखें तो इसमें एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और आपके डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेल्स आपका ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स आपका इंसुलिन रिलीज करते हैं और जो आपके डेल्टा सेल्स होते हैं वो आपका सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली T3, T4 और कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। T4 थायरोक्सिन को बोलते हैं, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन को बोलते हैं। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि पैराथोरोमोन या फिर आपका पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट होता है। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये आपका ना जो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन है ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर एक ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करे तो दूसरा ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आ जाते हैं जिनमें जो आपके डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करें जिनमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन आते हैं। देन आपके टेस्टिस आ जाते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। ओवरीज आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन रिलीज करते हैं। देन आपका प्लेसेंटा आता है जो कि आपकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन करियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, उसके अलावा ह्यूमन सोमैटो उसके अलावा ये क्या रिलीज करता है, ये सोमैटोमेमोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करता है और साथ में रिलैक्सिन भी। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि केमिकल नेचर की बेसिस पे हम इन्हें किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो केमिकल नेचर की बेसिस पे हम इन्हें पेप्टाइड्स में, ठीक है, इन्हें ग्लूकोप्रोटीन में, स्टीरॉइड्स में और अमाइनो एसिड्स में और अमाइंस में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहले आपके आ जाते हैं पेप्टाइड्स, वो आपके क्या हैं, वो आपके प्रोटीन कंटेनिंग आपके हॉर्मोन्स हैं जिनका आपके यहाँ पर नेम्स वगैरह मेंशन है। उसके बाद आपके आ जाते हैं ग्लूकोप्रोटीन्स। ग्लूकोप्रोटीन्स में आपका प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है। उसके बाद है आपके स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स,
जिनमें आपके पास जो स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होता है या आप कह लें कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं, वो वाले हार्मोन आ जाते हैं। उसके बाद है अमाइनो एसिड, जिनमें डायरेक्ट होती हैं आपकी अमाइनो एसिड्स की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। आफ्टरवर्ड्स आपके अमाइंस आ जाते हैं जिनमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन को कि वो कहाँ से रिलीज होता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसे हम सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो है बेसिकली आपकी बॉडी सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर नेचर की बात करें तो ये आपके प्रोटीन पेप्टाइड नेचर का होता है। इसका मैंने बताया था आपको कि मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये इसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पर क्या इफेक्ट होता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन को क्या करता है, उस पर इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है। ठीक है, प्रोटीन की यानी कि ये क्या कराता है, प्रोडक्शन करवाता है। एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन और कैटाबॉलिज्म होता है डिस्ट्रक्शन। तो ये प्रोटीन्स की स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, इन सब की क्या कराएगा, सिंथेसिस करवाएगा, स्टिम्युलेट कराएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, RNA और DNA। ये आपकी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, उनकी एंट्री इनटू द सेल को इंक्रीज कराता है सो दैट आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन हो सके। और जो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन की डिस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको रिड्यूस करवाता है और उनकी जगह आपका जो फैट होता है उसे मेटाबोलाइज करता है, उसे क्या करता है, उसे उसमें कैटाबॉलिज्म करता है ताकि उससे उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा सके। उसके बाद है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज कर देता है। इसका मतलब है ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है और ये एक डायबिटोजेनिक हार्मोन है, यानी कि डायबिटीज कॉजिंग हार्मोन है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये ऑलमोस्ट एंटी इंसुलिनिक प्रॉपर्टी होती हैं और ये आपकी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म पे देखें तो मैंने आपको अभी बताया कि ये कैटाबॉलिक है। इसका कैटाबॉलिक इफेक्ट है आपके फैट के मेटाबॉलिज्म पे। ये एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर फैट होता है उससे क्या करता है, उसे मोबिलाइज करता है, उसमें कैटाबॉलिज्म करता है और जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उन्हें फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है और उन्हें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फिर यूज किया जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इंक्रीज कराता है रिटेंशन ऑफ फॉस्फोरस और कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है, सो दैट वो बोन्स में क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो बेसिकली ये रिटेंशन कहाँ पे करवाएगा, रिटेंशन करवाएगा रीनल टिब्यूल से। ठीक है, तो सो दैट ये किडनी से एक्सक्रीट आउट ना हो जाए। एज वेल एज ये जो GIT में भी एक्ट करता है और इन सब चीजों की क्या कराता है, इनकी रिटेंशन करवाता है। एज वेल एज सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, इन सब आयंस की भी रिटेंशन करवाता है। अब बोन्स पे क्या इफेक्ट है, बेसिकली बोन्स और कार्टिलेज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, डेपोजिशन इनकी करवाता है, जो इसने रिटेन करवाया होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो सब डिपॉजिट करवाता है ये किधर, बोन में। ठीक है, उनकी थिकनेस को इंक्रीज कराता है, स्किन की थिकनेस को इंक्रीज कराता है, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है। एज वेल एज लैक्टेटिंग एनिमल में ये मिल्क की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, ये सारी आपकी किससे रिलेटेड थी इंफॉर्मेशन, ये सब थी आपकी ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है आपका ADH जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये जो आपका ADH होता है या वेसोप्रेसिन होता है, ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये आपके रीनल टिब्यूल्स पे एक्ट करता है और आपकी क्या करता है, जो डायूरेटिक यूरिन होता है उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, यानी ये कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करता है और आपकी जो वाटर है जिसकी आपकी बॉडी में कमी हुई होती है उसको रिटेंट करवाता है और उसको पूरा करता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये तब रिलीज होगा जब आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो चुका होता है और वाटर की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसका एक्शन कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले ये किडनी पे एक्शन परफॉर्म करता है। किडनी पे जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपकी कलेक्टिंग टिब्यूल्स होती हैं बेसिकली, वो कलेक्टिंग टिब्यूल्स ही
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम करता है और वाटर और सोडियम की रिटेंशन करवाता है और आपकी फिर कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे देखें तो ये क्या करते हैं, ये वेजो जो आर्ट्रियोल्स हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। अब उस कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर रेज करता है और इसी इफेक्ट की वजह से इसका नाम वेसोप्रेसिन भी है। अच्छा, ये जो है अगर आपका लॉस ऑफ ब्लड हो जाए और हेमरेज के केस में एडीएच दिया जाता है सो दैट आपका ब्लड वॉल्यूम को क्या किया जा सके, उसको फर्दर ये जो है उसको उसके लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। अदर एक्शन देखें तो आपके जीआईटी पे, बाइल डक्ट पे, यूट्रस पे भी इनके हैं, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका कौन सा हार्मोन है, ये ऐसा हार्मोन है जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और इसमें क्या है, ये आपका जो है ये भी अमाइनो एसिड नेचर के ही होते हैं। ये आपके यूट्रस पे एक्ट करते हैं या आपके मेमरी ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। यूट्रस पे देख लेते हैं, यूट्रस के जो मसल्स होते हैं बेसिकली मायोमेट्रियम, उनमें ये कंट्रैक्शंस करवाता है और ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ये क्या करता है, रोल प्ले करता है उन कंट्रैक्शंस को फर्दर स्टिम्युलेट करके। अगर मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये बेसिकली ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और इजेक्शन ऑफ मिल्क में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्टिम्युलस क्या होता है आपके मिल्क इजेक्शन का, सकलिंग होती है, हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय अ बेबी, क्राइंग ऑफ बेबी और साइट और साउंड ऑफ अ बेबी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करती हैं। उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑन द फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली ये जो आपकी ऑक्सीटोसिन है ये नर्वस रिफ्लेक्स के थ्रू, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, ये आपकी फ्लोपियन ट्यूब को और आपके सेमिनल फ्लूइड को क्या करते हैं, उसकी एक्सेलरेट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं और फेवर करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। उसके बाद आपका आ जाता है इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। तो ब्लड पे ये है कि वेजो डायलेशन करवाते हैं और ब्लड प्रेशर को ये लो करवा देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये प्रोलैक्टिन की जो है सिक्रीशन उसको इनहिबिट करते हैं और जो एक प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ये इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, और जो एडीएच है उसकी सिक्रीशन को ये क्या कराते हैं, डिक्रीज करवाते हैं। और अगर इसकी इंडिकेशन देखेंगे ये किस किस एलिमेंट्स में यूज होता है तो ये बेसिकली इंडक्शन ऑफ लेबर और ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हेमरेज में यूज होता है। उसके बाद आपका आ जाता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है और आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी बेसिकली अमाइनो एसिड हैं और इसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें 32 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसका कैल्शियम पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये बेसिकली डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को और बोन कैल्शियम लेवल को रेज करता है। तो बेसिकली ये जो ऑस्टियोसाइटिक एक्टिविटी या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, बोन रिजॉर्प्शन एक्टिविटी, उसको ये डिक्रीज करता है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो बोन फॉर्मेशन वाली एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करता है। एज वेल एज ये जो बोन रिमॉडलिंग वगैरह होती है उसको भी ये डिक्रीज करता है। अगर हम जीआईटी पे इसका इफेक्ट देखें तो डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, ताकि ताकि जो है आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज किया जा सके और उसका लॉस होता है फिर फेसेस में। उसके बाद किडनी पे भी एक्ट करता है और कैल्शियम के रिटेंशन को प्रिवेंट करता है और इसकी रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और यूरिन के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करता है। फॉस्फेट में भी यही करता है कि इंक्रीज करता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। रेगुलेशन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कब रिलीज होगा, जब आपका ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तब आपका कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। और कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है जब आपकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, और अगर आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज हो जाए तो आपका फिर देन पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है जो कि
आपकी फिर ये जितनी आपने अभी एक्टिविटीज देखे इन सबका रिवर्स करेगा और ब्लड कैल्शियम लेवल को रेज कर देगा। उसके बाद आपका आ जाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेसिकली हार्मोन जो था वो आपके कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और किस जो आउटर मोस्ट उसकी लेयर होती है जोन ग्लोमेरुलोसा, उससे ये रिलीज होता है। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ है, सबसे पहले ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे ही एक्ट करता है, और आपके जो बॉडी में जो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशंस है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, उस वाटर सॉल्ट बैलेंस के लिए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाता है, ठीक है। ये बेसिकली असेंडिंग लिम्ब पे, डिसेंडिंग लिम्ब पे, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर काम करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और उसके एक्सचेंज में पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज करवाता है, उसका लॉस करवाता है। अब जो दूसरे नंबर पे है ये कि जो एल्डोस्टेरोन है ये आपकी लॉस ऑफ सोडियम को प्रिवेंट कराता है इन द यूरिन। आफ्टरवर्ड्स पोटेशियम तो लॉस होगा आपका, क्योंकि वो इसके पैरेलल में मूव कर रहा होता है, ठीक है, आयनिक एक्सचेंज में। उसके बाद आपका ये है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है तो आपका हाइपोकैलिमिया हो सकता है एंड मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। हाइपोकैलिमिया कहते हैं डिक्रीज पोटेशियम लेवल को। तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और सोडियम वाटर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो आपका इंक्रीज करता है किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को। अगर हम जर्नल इसका इफेक्ट देखें सर्कुलेशन पे, तो क्योंकि ये अब फ्लूइड की रिटेंशन करवा रहा है तो ये क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, और ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिजल्ट में आपकी क्या होगी, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगी, और कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज होती है तो उसके रिजल्ट में आपका ब्लड प्रेशर भी रेज होता है, ठीक है, और विनस रिटर्न भी इंक्रीज होता है। तो ये बेसिकली इंक्रीज करवा देता है आपके ब्लड प्रेशर को। फिर आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें ये क्या करते हैं, उनमें भी ये क्या करते हैं, सोडियम और क्लोराइड की रिटेंशन रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं और पोटेशियम का लॉस करवा देते हैं। जीआईटी में भी सेम इफेक्ट करेगा कि सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन करवाएगा मैक्सिमली, ठीक है, और सो दैट उनके लेवल को, ब्लड सोडियम लेवल को रेज किया जा सके। तो ये बेसिकली आपका क्या किसका फंक्शन है, ये बेसिकली आपकी एल्डोस्टेरोन जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है उसका फंक्शन। सेकेंड हार्मोन जो हमने देखा था कि आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है वो है कॉर्टिसोल, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो है आपके स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, ठीक है, इन्हें हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोलते हैं। ये एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं और एसेंशियल होते हैं फॉर द लाइफ, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके इफेक्ट देख लेते हैं ऑन डिफरेंट ऑर्गन। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म पे, तो अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे मतलब ग्लूकोज की प्रोडक्शन फ्रॉम दी अदर सोर्सेस, ठीक है, लिवर में ये करवाते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, इन सब की ब्रेकडाउन करवाते हैं और आपकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को फैसिलिटेट करते हैं। उसके अलावा ये जो यूटिलाइजेशन होती है ग्लूकोज को, उसको डिक्रीज करते हैं, और जो आपकी ऑक्सीडेशन होती है बाय द नैड, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसे भी डिक्रीज करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डायबेटोजेनिक हार्मोन है, ठीक है, और ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा रेज कर देता है, और उसकी यूटिलाइजेशन को क्या करता है, उसकी यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करता है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें उनकी प्रोडक्शन को ये डिक्रीज करते हैं, उन पे ये कैटाबॉलिक इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके सिंथेसिस को डिक्रीज कराएंगे, और
जो उसका कैटाबॉलिज्म है उसे इनहेंस करवाते हैं। इसी तरह फैट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करते हैं कि मोबिलाइज करते हैं फैटी एसिड्स को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, और जो आपकी ब्लड कंसंट्रेशन होती है ना फैटी एसिड्स की, उनको रेज करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो फैटी एसिड है उन्हें यूज करके आपकी एनर्जी की जो कंजम्पशन है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे पूरा किया जा सके। देन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें ये क्या करते हैं, आपके सोडियम और क्लोराइड की रिडक्शन कराते हैं फ्रॉम आपके जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं, और पोटेशियम का क्या करेगा, उसके एक्सचेंज में लॉस करवाते हैं। वाटर मेटाबॉलिज्म की अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या करते हैं, डायूरेसिस करते हैं, और ये जो है सुप्रेस करते हैं आपके एडीएच के लेवल को, और इंक्रीज करवाते हैं एडीएच के डिस्ट्रक्शन को इन दी लिवर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में यही करेंगे कि ये इंक्रीज करा देते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन, और ब्लड प्रेशर को रेज करवाते हैं, एज वेल एज ये जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और उनकी जो सेंसिबिलिटी होती है टूवर्ड्स नॉन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन उसको इनहेंस कराते हैं, और आपका जो है ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाता है, वो रेज हो जाता है। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ये प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज कराते हैं, जो आपका क्लॉटिंग टाइम है उसे डिक्रीज कराते हैं, जो आपका टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है उनको भी इंक्रीज कराते हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को आपकी ये डिक्रीज करवाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये क्या करते हैं, ये आपकी रेस्टलेसनेस कॉज करते हैं, इंसोम्निया कॉज करते हैं, कंसंट्रेशन एबिलिटी को आपके डिक्रीज करते हैं, आप जो एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस कॉज करते हैं, और उसके रिजल्ट में आपका पेप्टिक अल्सर के चांस भी हो जाते हैं क्योंकि आपकी एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद इसका बोन पे अगर हम देखें तो आपका क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है, सो जो मैट्रिक्स होता है उसकी प्रोडक्शन को भी ये डिक्रीज करता है, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है उसके लॉस को इन द यूरिन और जीआईडी से। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्रोमा की अगर हम बात करें तो जो लार्ज डोजेज होती हैं कार्टिसोल्स की, वो क्या करती हैं, ये आपके लिम्फोइड्स टिश्यू जो होते हैं उनको बेसिकली क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, और उसके रिजल्ट में फिर आपकी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपका जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना बेसिकली उसे कॉम्प्रोमाइज कर देती है, तो आप जो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं वो रिस्पॉन्स इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया भी डिक्रीज होगा, रिस्पॉन्स टू एंड ये इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, इन सब में भी ये क्या करती है, उस रिस्पॉन्स को डिक्रीज करती है। इस वजह से ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एलर्जिक के तौर पे भी यूज होता है, और ये वुंड हीलिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये जो कॉर्टिसोल्स होते हैं बेसिकली ना आपके इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, अगर इनके लेवल्स बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में रेस रहना स्टार्ट हो जाएं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये जो इंडिकेट किए जाते हैं बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में, और बहुत ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट हो और किसी और चीज़ से आराम नहीं आ रहा तो ही ये इंडिकेट किए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज आपकी वुंड हीलिंग को भी क्या करते हैं, ये वुंड हीलिंग को भी आपके डिले करते हैं। और ये जो है एक कॉज है आपके, आप अगर एक्सेसिव स्ट्रेस लेंगे तो एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी आपके कॉर्टिसोल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और उसके रिजल्ट में आपका ब्लड प्रेशर रेज रह सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको आपको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो आप जो कॉर्टिसोल्स के लेवल्स को मेंटेन रखने का एक ही वे है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके बाद जो हॉर्मोन्स हैं वो हमने करने हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में काम करते हैं, और ये आपके कहाँ से रिलीज होते हैं, ये आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल से आपके इंसुलिन रिलीज होता है। ये कब रिलीज होगा, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा रेज कर जाते हैं।
केमिकल नेचर देखें तो ये 51 अमाइनो एसिड की चेन से बना हुआ होता है। इफेक्ट देख लेते हैं इसका। तो इसका बेसिक काम ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। तो ये जो भी चीजें जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है, उसकी सिंथेसिस है, उन सब प्रोसेसेस को ये क्या करता है, स्टॉप करता है, और उसकी यूटिलाइजेशन को और उसकी स्टोरेज को इनहेंस करता है, उसके ट्रांसपोर्ट को इनहेंस करता है। तो सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, इन सबको ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा। लिपोलाइसिस को स्टॉप करेगा, कीटोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस, इन सबको स्टॉप करेगा। अब इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज अपटेक इनटू द मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, यानी कि मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज की स्टोरेज को क्या कराता है, इंक्रीज कराता है। और ग्लूकोज आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, उसको इंक्रीज कराता है, एज वेल एज ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कराता है, और जो आपका अपटेक ऑफ आयंस है, स्पेशली पोटेशियम और फॉस्फोरस, उसको क्या करेगा, उसके अपटेक को इंक्रीज कराता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने अभी देख लिया कि ये बेसिकली वो सारे प्रोसेसेस करेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट की क्या कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन को स्टॉप करें और उनकी डिस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करें, सो दैट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। इनकी बेसिकली ये क्या कराता है, ये आपके मसल, एडिपोज टिश्यू, हार्ट, स्मूथ मसल्स, यूट्रस, ठीक है, इन सब में क्या कराएगा, इन सब में ग्लूकोज की डेपोजिशन करवाता है। उसके साथ साथ जो है ये आपके, और जो आपकी ग्लूकोज एंट्री होती है इनटू द ब्रेन एंड आरबीसी, उसको भी रिड्यूस करवाता है। और इंक्रीज क्या कराता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को, उसकी स्टोरेज को, और उसके कन्वर्जन, और ग्लूकोज के कन्वर्जन को जो कि ग्लाइकोजन में होगा या फिर फैट्स वगैरह में होता है, और देन वो स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है और उसकी सिंथेसिस को इनहेंस करता है। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपका एसिटाइल एस कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ये इस बेसिकली इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फैटी एसिड जो होते हैं यूटिलाइज होते हैं फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, और ये जाकर फैटी एसिड्स बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर फर्दर जाकर आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब इनहिबिट कराता है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन को ये प्रिवेंट करवाता है। उसके बाद प्रोटीन पे देखें तो प्रोटीन में ये क्या कराएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा अमाइनो एसिड्स की इनटू द सेल, सो दैट आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। ये बेसिकली आपके मैसेंजर आरएनए जो है, राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए वगैरह, उनके सिंथेसिस करवाता है, उसे प्रोमोट करवाता है, सो दैट आपकी न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, डीएनए से जो आपका बेसिक आरएनए, जो आपका डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होता है या प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होती है, उस प्रोसेस को प्रिवेंट करता है और इनहिबिट करता है आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली अमाइनो एसिड से भी आपकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, उस सब प्रोसेस को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ग्रोथ पे अगर देखें तो ये आपकी इसेंशियल फॉर ग्रोथ है, और क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन को, ठीक है। ग्लूकागॉन को देख लें तो ग्लूकागॉन आपके अल्फा सेल से रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक अल्फा सेल से, और ये कब रिलीज होगा, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है डिक्रीज। इसमें 29 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पे देखें तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस को जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको प्रोमोट करेगा, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट करेगा, आपकी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म और उसके डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज करेगा, उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा। अब ये क्या करता है, नेगेटिव N2 बैलेंस कर देता है और इंक्रीज करा देता है ब्लड यूरिया लेवल को, ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रोटीन की जो है ब्रेक डाउन ज्यादा करवाता है।
फैट मेटाबॉलिज्म में जो आपके फ्री जो फैटी एसिड्स हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं एडिपोज टिश्यू में, उनको मोबिलाइज कराता है फ्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल्स में, ठीक है, इनहिबिट कराता है उनकी स्टोरेज को, उनकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कराता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है फ्रॉम ग्लिसरॉल। अच्छा, ये आपकी हार्ट स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराता है, आपकी इनहेंस करता है बाइल सिक्रीशन को, एज वेल एज डिक्रीज कराता है आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को। तो इसके बाद ये आपको चार्ट दिया हुआ है कि जो आपको बता रहा है कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज और नॉर्मल पेशेंट के नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितने हैं। एक आपको दिया हुआ है फास्टिंग का, एक आपको दिया हुआ है रैंडम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और एक आपको दिया हुआ है A1C। ये बेसिकली A1C जो होता है ये HbA1c होता है, ठीक है। बेसिकली जब आपकी ना बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा रेज रहने शुरू हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो आरबीसीज को डैमेज करता है, ठीक है। और आरबीसीज जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइऑक्सिलेटेड आरबीसीज में, जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेटेड आरबीसीज। और इनकी ना बेसिकली इन्हीं की डिटेक्शन जो होती है, क्योंकि आरबीसीज आपको पता है 3 मंथ तक आपकी बॉडी में सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो आपका हर 3 मंथ के बाद ये टेस्ट किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, और उससे क्या पता चलता है कि आपके 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर का लेवल कितना था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट ग्लाइऑक्सिलेटेड आरबीसीज। तो जो आपके नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनमें ये परसेंटेज 5 तक होती है, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक्स को इंडिकेट करता है, और डायबिटिक्स में आपके ये लेवल जो होता है 6.5 और उससे ज़्यादा हो जाता है। फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग में हम यूजुअली 70 to 110 को नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और जो आपकी आफ्टर मील है वो आपकी यूजुअली आपकी 150 से 180 तक भी अगर रहे तो उसे भी हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये सारी आपकी किससे थी, ये आपका लास्ट चैप्टर था जो कि हमने फिजियोलॉजी का डिस्कस कर लिया है। अल्लाह हाफिज।